Hello everyone, in today's video we are going to discuss Indian economy between 1950 to 1990। ये इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड चैप्टर है। पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फॉरेन ट्रेड में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि इंडिया से क्या कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, इंपोर्ट होती थी, और हमने इंडिपेंडेंट होने के बाद कैसी पॉलिसीज़ को फॉलो किया, उन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो हमने इंडिपेंडेंट होने के बाद फॉलो किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को इंडिया का शेयर 1950 में पूरा जो वर्ल्ड ट्रेड था उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.78% था। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था कि इंडिया अपने फॉरेन ट्रेड को कैसे इंक्रीज़ करेगी। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेसिकली, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर किसी चीज़ को मंगाते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेसिकली इंपोर्ट्स को रिप्लेस करना। किस चीज़ से रिप्लेस करना? उन चीज़ों को, मान लीजिए कोई भी चीज़ जो इंपोर्ट हो रही है उसको रिप्लेस करना बाय प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स इन देयर ओन कंट्री। अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करके इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना इज़ कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली जब हम गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान पढ़ रहे थे तो हमारा एक गोल उसमें से ये था कि हम सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर बनना। तो इसलिए हमने इंपोर्ट्स को रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस किया? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। मतलब अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। अब जो पहले 7 प्लान्स थे उसमें हमने कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, बेसिकली जिसे हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज़ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन refers to a policy of replacement or substitution of imports by domestic प्रोडक्शन। बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक पॉलिसी। क्या ऐसा पॉलिसी जिसमें उस पॉलिसी में हमारा एम क्या होता है कि हम रिप्लेस करें या सब्स्टिट्यूट करें कंट्री के अंदर जो कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है उसे कैसे रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करें? डोमेस्टिक प्रोडक्शन करके, डोमेस्टिकली उसको क्या करके? प्रोड्यूस करके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम व्हीकल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी में हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करने की जगह डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, जो हमारे कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें इनकरेज करेंगे कि कंट्री के अंदर ही व्हीकल्स को क्या किया जाए? प्रोड्यूस किया जाए। अब हमने ये क्यों किया? तो इसके पीछे 2 ऑब्जेक्टिव थे। इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो काफ़ी ज़्यादा कम था, तो उसे सेव करने के लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो किया। दूसरा था सेल्फ रिलायंस को। सबसे पहले जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के बारे में भी हमने बात की थी, तो उसे अचीव करने के लिए भी हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को फॉलो किया। एक और कारण हम कंसीडर कर सकते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सरकार क्या करना चाह रही थी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को फॉलो किया। अब ये प्रोटेक्शन इंपोर्ट से कैसे किया जाता था, तो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे
इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए और जो भी गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट से गवर्नमेंट ने दो तरीके अडॉप्ट किए, दो तरीके यूज़ किए। पहला था टैरिफ और दूसरा था कोटास। तो टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का बेसिकली मतलब होता है कि इंपोर्ट पे लगने वाले टैक्स। तो सो टैरिफ्स रिफर्स टू टैक्सेस लेविड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जो गुड्स कंट्री के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं उन पे जो टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? टैरिफ। अब इसके पीछे का हमने क्या किया, इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाए, बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ्स लगाए। इसके पीछे का बेसिक कारण ये था कि अगर टैक्सेस लगाने से क्या होगा, इंपोर्ट किए हुए गुड्स कॉस्टली हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और जब ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो उनका यूज़ क्या हो जाएगा? डिस्करेज हो जाएगा, मतलब कम जाएगा। फिर सेकंड है कोटास। अब कोटास बेसिकली क्या है कि एक लिमिट सेट करना कि कोई भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कितना इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कोटास रिफर्स टू फिक्सिंग द maximum limit on the imports of a commodity by a domestic producer। सो बेसिकली कोटा क्या होता है? कोटा में हम लोग एक लिमिट सेट कर देते हैं कि एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कितना इंपोर्ट कर सकता है, कितना इंपोर्ट करके गुड्स मंगवा सकता है, उस चीज़ का एक लिमिट सेट कर देते हैं और उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटा बोलते हैं। अब इन दोनों के करने के पीछे का कारण सेम था कि कंट्री के अंदर जो इंपोर्ट हो रहे थे उसको रिस्ट्रिक्ट करना, उसको रोकना, और डोमेस्टिक फर्म्स को एक अपॉर्चुनिटी देना कि वो एक्सपैंड कर सके। क्या देना? अपॉर्चुनिटी देना कि एक्सपैंड कर सके बिना किसी फियर के, बिना किसी कंपटीशन के फॉरेन मार्केट में। बेसिकली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फॉरेन मार्केट में जो कंपटीशन हो रही है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इस वजह से हमने ये टैरिफ और कोटास लगाए। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रीज़न फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के पीछे का क्या कारण था, क्यों सरकार ने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो किया? तो बेसिकली सरकार का ये मानना था कि एक डेवलपिंग देश इंडिया में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं डेवलप्ड नेशंस के अंदर उससे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने कि इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया आर नॉट in a position to compete against the goods produced by more developed countries। बेसिकली हमारा ये मानना था कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसके इंडस्ट्रीज़ जो थे, हमारे जो इंडस्ट्रीज़ थे वो इस पोजीशन में, अभी इंडिपेंडेंस के बाद हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम कॉम्पीट कर सके डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके साथ। अगर हम प्रोटेक्शन देंगे तो उस प्रोटेक्शन के हेल्प से धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज़ क्या है, ग्रो करेंगी और वो कॉम्पीट करने के लायक, डेवलप कंट्री के इंडस्ट्री से कॉम्पीट करने के लायक हो जाएगी समय के साथ। फिर सेकंड रीज़न ये था कि हमने रिस्ट्रिक्शन इसलिए भी लगाया कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी हद तक ड्रेन हो जाता था। ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
reserves on import of लग्ज़री गुड्स को इंपोर्ट करने में हमारे कंट्री से बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो चला जाता था, वो घट रहा था। इसे रोकने के लिए भी हमने इंपोर्ट्स को क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया। फिर अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन 1950 टू 1990। तो जो ये फर्स्ट 7 ईयर प्लान्स थे, उस पीरियड में इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो अचीवमेंट था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, बहुत सराहनीय था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो 1950 टू 1951 के बीच में अराउंड 11.8% था, और ये चीज़ 1990 से 1991 तक 24.6% तक हो गया। उसके बाद फिर ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्रोथ अचीव की थी 6% की एनुअल ग्रोथ रेट। ये भी बहुत अच्छी बात थी हमारी कंट्री के लिए। एनुअल बेसिस पे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर 6% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। जब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की थी तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे कंट्री में बेसिकली कॉटन और जूट के इंडस्ट्रीज़ थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। बट ऐसा ये क्या हुआ, ये समय के साथ चेंज हुआ और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब सिर्फ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड नहीं रही, अब हमारी कंट्रीज़ के अंदर इंजीनियरिंग गुड्स, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बहुत तरह के कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस होने लगे थे। इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है 1990 तक काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गई थी, मतलब एक्सपैंड कर गई थी। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है मोस्टली पब्लिक सेक्टर ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हमने पढ़ा था कि हमने प्रमोशन किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ से क्या हुआ कि जिन लोगों के पास स्मॉल कैपिटल, मतलब छोटे अमाउंट का कैपिटल था, वो भी बिज़नेस में जा सकते थे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल with small capital to get into business। जिन लोगों के पास कैपिटल उतना नहीं था वो भी अब क्या कर सकते थे, ड्यू टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रमोशन, वो भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते थे। और इनफैक्ट ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई, इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। एम्प्लॉयमेंट पे भी अच्छा असर पड़ा। और अल्टीमेटली इसने कौन से ऑब्जेक्टिव, जो हमने 4 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, इसके मदद से हमारा इक्विटी का जो ऑब्जेक्टिव था, इसे भी प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने हमें हेल्प किया इसे अचीव करने में भी। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हमने पढ़ा था कि हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया। कैसे किया था? तो थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो करके हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को क्या किया था, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया था। इससे हमारी इंडस्ट्रीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो डेवलप कर पाए। किन एरियाज़ में? तो इन द एरियाज़ ऑफ
electronics and automobile sectors, इन एरियाज़ में ग्रोथ करने का हमारी इंडस्ट्रीज़ को अपॉर्चुनिटी मिला। अगर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता तो शायद ये नहीं हो पाता। लेकिन इसके दो ड्रॉबैक्स भी थे। अब इसके क्या ड्रॉबैक्स थे? हमने बात किया था इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में तो सबसे पहला ड्रॉबैक है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो हमारा जो पॉलिसी था वो काफ़ी ज़्यादा फोकस था अपनी कंट्री से रिलेटेड, कि अपनी कंट्री के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसे सेल करना। इसे ही हम क्या कहते हैं? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, मतलब पूरे तरीके से कंट्री पे कंसंट्रेट करना। अब इस पॉलिसी के कारण हमने कभी अपने एक्सपोर्ट सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम एक अच्छी एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए। फिर इसमें सेकेंड ड्रॉबैक था लैक ऑफ कंपटीशन। अब इम्पोर्ट्स पे क्या थे? रिस्ट्रिक्शंस थे। इम्पोर्ट करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारी सरकार ने लगाई। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कोई सिंसियर एफर्ट नहीं डालते थे। नो सिंसियर एफर्ट्स to improve the quality of and it forced Indian consumers to purchase whatever is produced. वी ऑल नो कि कंपटीशन होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, या क्लास में ही कंपटीशन अगर होता है तो उसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स एफर्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। तो यहाँ पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण इंडियन प्रोड्यूसर्स को कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा था। तो बहुत सारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ने कोई सिंसियर एफर्ट, कोई एफर्ट ही नहीं दिया कि वो अपने गुड्स या सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करे। और इनफैक्ट इंडियन कंज्यूमर के पास भी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि सरकार ने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो किया था। इस वजह से इंडियन कंज्यूमर्स को जो भी प्रोड्यूस होता था वो परचेज़ करना पड़ता था। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री उतना फोकस नहीं कर रही थी क्वालिटी इम्प्रूव करने में, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता था वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता था। पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में। ये वाला पॉइंट उसी से रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि लाइसेंसिंग पॉलिसी आखिर था क्या। तो लाइसेंसिंग पॉलिसी की हेल्प से गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इनफैक्ट अगर आपको सेटअप करनी है, एक्सपैंड करनी है, या कुछ भी डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन इस एक्सेसिव रेगुलेशन का क्या था? दो प्रॉब्लम थे या दो डिफ़िकल्टीज़ थी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है मिसयूज़, और दूसरा पॉइंट है या दूसरा डिफ़िकल्टी है टाइम कंज्यूमिंग। मिसयूज़ वाले पॉइंट में क्योंकि हर काम के लिए लाइसेंस देना पड़ता था, तो कई बार इंडस्ट्रियल हाउसेस इस लाइसेंस पॉलिसी का मिसयूज़ करते थे। बड़ी इंडस्ट्रीज़
को तो लाइसेंस लेने में आसानी होती थी अगर उन्हें कोई न्यू फर्म स्टार्ट करना है या न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है, लेकिन कई बार ये बिग इंडस्ट्रीज़ लाइसेंसिंग पॉलिसी का मिसयूज़ करते थे। कैसे मिसयूज़ करते थे? टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ के कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते थे, तो कई बार कंपटीशन को रोकने के लिए वो क्या करते थे, मिसयूज़ करते थे लाइसेंसिंग पॉलिसी का, ताकि वो क्या कर पाए, न्यू फर्म्स को मार्केट में घुसने से प्रिवेंट कर पाए, रोक पाए और कंपटीशन क्या हो, कम जाए। फिर सेकंड पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। अब लाइसेंस लेने का जो पॉलिसी था या जो प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। इनफैक्ट लाइसेंस लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था और ये कॉम्प्लेक्स भी था, तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, टाइम वेस्ट होता था या टाइम बर्बाद होता था। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर ने हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किया। पब्लिक सेक्टर ने हेल्प किया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ के भी डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर ने मेजर रोल प्ले किया। लेकिन वी ऑल नो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है रिज़र्व किए गए थे, बहुत सारे 17 इंडस्ट्रीज़ जो थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व थे, वहाँ सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही ऑपरेट कर सकती थी। तो पब्लिक सेक्टर का कई जगह क्या था, मोनोपोली था। और ये इस मोनोपोली, ऐसा नहीं था कि इन सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा था, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल इनइफेक्टिव था। मोनोपोली प्लस इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस। और इन नॉन एसेंशियल कुछ एरियाज़ ऐसे थे जिसमें पब्लिक सेक्टर के मोनोपोली या रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये नॉन एसेंशियल एरियाज़ थे। इन्हें प्राइवेट सेक्टर आराम से हैंडल कर सकती थी, ईज़िली हैंडल कर सकती थी, इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकती थी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बहुत सारी एरियाज़ थी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एटसेट्रा। अब क्या होता था कि इस वजह से फंड्स को, तो इन सेक्टर में पब्लिक सेक्टर क्या था, उनका रिजर्वेशन था, ऑपरेट करती थी नॉन एसेंशियल एरियाज़ में, जिसके वजह से प्रीशियस फंड जो हमारे फंड्स थे इन नॉन एसेंशियल एरियाज़ में डालने पड़ते थे, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर क्या है, अच्छे से काम कर सकती थी। इनफैक्ट बहुत सारे PSUs ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहे थे, तब भी वो काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थे, और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को क्लोज़ करना, गवर्नमेंट की फर्म को क्लोज़ करना काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, मुश्किल काम होता था। इनफैक्ट बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये जो मोनोपोली था पब्लिक सेक्टर का नॉन एसेंशियल एरियाज़ में, उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उनका ये कहना था कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक एरियाज़, जो एरिया इम्पॉर्टेंट है कंट्री के लिए, उसी एरिया तक पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या रखना चाहिए, लिमिटेड रखना चाहिए। जैसे कि नेशनल डिफेंस, और जो नॉन एसेंशियल एरियाज़ है उसमें अपॉर्चुनिटी किसे मिलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ताकि वो ऑपरेट कर सके और अच्छे से काम कर सके।
अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। तो हम लोग इंडिया के प्रोग्रेस को 1950 से लेकर के 1990 तक 3 सेक्टर्स के बीच में बांट सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा है ट्रेड सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है कि ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया जो था सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में। किसके वजह से? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से। ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से, लैंड रिफॉर्म्स के भी वजह से क्या था, लैंड रिफॉर्म्स की वजह से ज़मींदारी सिस्टम क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। ज़मींदारी सिस्टम एंडेड ड्यू टू लैंड रिफॉर्म्स। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया था। इंडिपेंडेंस के कंपैरिजन में, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उसके कंपैरिजन में हमने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया था। लेकिन गवर्नमेंट के एक्सेसिव कंट्रोल के कारण उसका ग्रोथ थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब जितना अच्छा हो सकता था उतना ज़्यादा नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के परफॉर्मेंस से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे, मतलब हमारी परफॉर्मेंस उतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी हो सकती थी। फिर अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रेड सेक्टर। अब हमारी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, इनवर्ड लुकिंग। हमने अपनी कंट्री पे पूरा फोकस किया और इसके कारण हम लोग एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए। फिर हमने अपनी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से क्या किया, प्रोटेक्ट किया। क्यों हमने ये किया? ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंस को अचीव कर सके। लेकिन इसके वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको जो है, उन्होंने क्वालिटी ऑफ गुड्स को इम्प्रूव नहीं किया। तो ये था इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 तक का पूरा चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।